हेलो साथियों, वेलकम एंड सक्सेस एकेडमी क्लासेस। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए टॉपिक पार्लियामेंट पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि किस तरीके से विधेयक को लागू या कानून को लागू किया जाता है और कौन कौन से अधिकारी संसद में सम्मिलित होते हैं और कोई भी नियम आपका लागू होता है तो वो किस माध्यम से संसद के माध्यम से बनाया जाता है। और पहले जो आपका संसद हुआ करता था वो आपका जो है गोला हुआ करता था और वर्तमान में आप अगर कह सकते हैं तो त्रिभुजाकार ये आपकी संसद का एक नई बिल्डिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की हम जानेंगे संसद एक संघीय विधायिका क्या होती है। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ संघीय व्यवस्था का अगर वर्णन करते हैं तो इसका वर्णन आपके पार्ट 5 में, और अगर यहाँ पर चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर 2 में इसका वर्णन किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक संघीय विधायिका के बारे में या आप कह सकते हैं संसद के बारे में वहां पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर संघीय विधायिका के माध्यम से ही आपका जो है संसद, अगर हम जिक्र करते हैं संसद का, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज संसद का वर्णन आपका किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है। अब यहाँ पर संसद के अभिन्न अंग की अगर बात करते हैं तो संसद के अभिन्न अंग में सबसे पहली चीज की यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा होगा। अब ये सबसे पहली चीज की अभिन्न अंग में आपका पहला राष्ट्रपति हो जाएगा और दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा अभिन्न अंग हो जाएंगे। अब तो यहाँ सबसे पहली चीज की आपने जाना कि संसद का वर्णन आपका कहाँ पे किया गया है, भाग 5 में और आर्टिकल 79 में किया गया। अगर संसद के अभिन्न अंग की बात करते हैं तो इसके अंग क्या क्या होंगे, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत, और वहां पर लोकसभा आपका आर्टिकल 80 के अंतर्गत, और सॉरी 81 के तहत आपका लोकसभा हो जाएगा और 80 के तहत आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा। तो यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 के अंतर्गत, और आपका लोकसभा का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 के अंतर्गत। ये आपका बताया गया है भारतीय संविधान में। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो लोकसभा या आप कह सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल, यानी अगर आप डिस्कस करते हैं लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ द पीपल, तो हाउस ऑफ द पीपल के बारे में इसे आप पहले कहते थे और उसके बाद इसके अन्य नाम अगर हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट नेम की, तो सबसे पहली चीज की आपका अदर नेम, यानी लोकसभा को हम किस अन्य नाम से जानते हैं इस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर अदर नेम पर, तो सबसे पहली चीज की इसे आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसे आप कह सकते हैं निम्न सदन, निम्न सदन बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रथम सदन, और फिर से लोकप्रिय सदन, लोअर हाउस। यानी इसके अन्य नाम पर अगर हम
जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की निम्न सदन आप कह सकते हैं, और उसके बाद आप प्रथम सदन कह सकते हैं, या लोकप्रिय सदन कह सकते हैं, या आप लोअर हाउस कह सकते हैं। अब या एक आप फिर से कह सकते हैं यहाँ पर जनता का सदन भी आप बोल सकते हैं इसको, लोकसभा। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा का, तो लोकसभा का आपके संविधान पे वर्णन कहाँ पे किया गया है? अगर हम जिक्र करते हैं, वर्णन आपका बताया गया है 81 के तहत आर्टिकल। अब अगर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली चीज की गठन, आपका गठन कब किया गया, तो गठन आपका किया गया था 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का आपका गठन किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रथम आपकी बैठक कब इसकी कब हुई थी, तो बैठक आपकी की गई थी 13 मई 1952 को इसकी बैठक की गई थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा का बैठक कब की गई थी, वो आपका जो 13 मई 1952 को की गई थी, और इसका गठन कब किया गया था, वो गठन किया गया था आपका 17 अप्रैल 1952 में। अब अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि सबसे पहली चीज की पहले लोकसभा को आपका हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, लेकिन इसका नामकरण किया गया है लोकसभा का 1954 में। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा का अगर हम जिक्र करते हैं नामकरण कब किया गया भैया, तो नामकरण इसका आपका किया गया था 1954 में नामकरण किया। अब यहाँ पर अगर आगे चलते हैं, तो सबसे पहली चीज की आप लोकसभा के आपका जब गठन आपका कब बताया गया और वहां पर सीटें आपकी कितनी थी, इन सब सीटों पर अगर आप डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहली चीज की आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 क्या कहता है, आपकी लोकसभा की संरचना, या आप कह सकते हैं कि लोकसभा का गठन, या आप बोल सकते हैं सीटों के बारे में अगर आप डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर अगर जब आपका मूल संविधान लागू हुआ था, कहने का मतलब है कि मूल संविधान लागू किया गया था तब कितनी सीटें थी, इसमें 500 सीटें थी, लेकिन अमेंडमेंट डिफरेंट डिफरेंट आपका अमेंडमेंट करके यहाँ पर सीटों की संख्या आपकी बढ़ाई गई। तो सबसे पहली चीज की आपका अगर बात करते हैं, पहला आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत आपकी क्या की गई, 500 से आपकी सीटों से बढ़ा करके आपका क्या कर दिया गया, 525 सीटें कर दी गई। यानी कहने का मतलब है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 1956 के तहत आपका क्या किया गया, वहां पर आपकी 500 सीटों से बढ़ा करके आपका क्या कर दिया गया, 525 कर दिया गया, और उसके बाद फिर से इसमें आपका संशोधन किया गया आपका 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत। यानी कहने का मतलब है कि 31 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के तहत आपका क्या किया गया, 525 से बढ़ा करके आपका कितना कर दिया गया, आपका वहां पे कर दिया गया 545 कर दिया गया। अब फिर से आपका क्या किया गया, वहां पर फिर से गोवा और दादर आपका गोवा दमन और दीव का आपका एक अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत क्या कर दिया गया, 545 से बढ़ा करके आपका क्या कर दिया गया, 552 कर दिया गया। कहने का मतलब है कि आपका क्या किया गया, यहाँ पर गोवा को और उसके बाद गोवा
दमन द्वीप, गोवा एवं दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत आपका क्या कर दिया गया, यहाँ सीटों की संख्या आपकी कितनी थी, तो ये आपकी थी जो है 545 थी। अब 545 से आपका क्या किया गया, बढ़ाकर आपका कितना कर दिया गया भैया, वहां पर 552 कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि 552 सीटें कर दी गई। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहली चीज, अगर आप सीट संरचना के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर संरचना में जब मूल संविधान लागू किया गया था तब सीटों की संख्या कितनी थी, 500 थी। अब उसके बाद सेवेंथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत 500 से बढ़ा करके आपकी कितनी की गई, वहां पर की गई 525 की गई। और उसके बाद फिर से 31 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 आपका तो 74 के अंतर्गत 525 से बढ़ा करके आपकी सीटों की संख्या आपकी कितनी गई, 545 की गई। और उसके बाद फिर से गोवा दमन दीव के बाद आपका जो है क्या किया गया, पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत आपका क्या किया गया, वहां पर सीटों की संख्या 445 से बढ़ा करके आपका क्या किया गया है, 552 कर दिया गया। और उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पर जानते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम जानते हैं मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या पर अगर बात करते हैं तो ये आपका कितनी आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 552 बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम अगर सीटों की संख्या पर जिक्र करते हैं तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 552 सीटें हो जाएंगी। जिसमें से 552 सीटों में तो आपके क्या हो जाएंगे, आंग्ल भारतीय। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं राज्यों से, और फिर से अगर आप बात करते हैं यूनियन टेरिटरी से, या आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, तो यहाँ पर आपका जो है यूनियन टेरिटरी से आपके क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और उसके बाद 530 आपके क्या क्या हो जाएंगे, आपके राज्यों से, यानी 500 आपके 30 हो जाएंगे राज्यों से। और उसके बाद आपके यूनियन टेरिटरी से 20 हो जाएंगे। यानी अगर हम मैक्सिमम सीटों की संख्या पर डिस्कस करते हैं तो अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है, आपकी 552 हो सकती है। और उसके उसमें से भी आपका जो 530 आपका कहां से हो सकता है, वो आपके राज्यों से हो सकते हैं। और 20 सीटें आपकी क्या होंगी, वो केंद्र शासित प्रदेश से होगा। और उसके बाद आपका दो आपके क्या होंगे, आंग्ल भारतीय। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आंग्ल भारतीय की, तो सबसे पहले एंग्लो इंडियन, जिसके माता पिता से आपका जो कोई एक व्यक्ति आपका क्या हो जो है भारतीय हो। अब उसकी व्यक्ति आपका अगर वो व्यक्ति आपका जो है उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो आपका क्या कहलाएगा, जो है आंग्ल इंडियन। तो ये आंग्ल इंडियन का प्रावधान आपके संविधान में किया गया था आर्टिकल 331 में। यानी कहने का मतलब है कि आंग्ल इंडियन कि लोकसभा में सीटों का जो आवंटन दो आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, उसका आपका कहाँ पे वर्णन किया गया था, आर्टिकल 331 में किया गया था। और यहाँ पर आपका क्या किया गया, आर्टिकल 331 में आपका परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया गया। और इसमें आपका जो परिवर्तन हुआ वो 104 आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के अंतर्गत आपका एक प्रावधान किया गया कि वहां पर अब जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आपका दो आंग्ल भारतीयों को क्या किया जाएगा, वहां पर मनोनीत आपका नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको
आपका क्या किया गया, 2 आंग्ल भारतीय को आपका समाप्त किया गया। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या, तो 552 सीटें बताई गई हैं, और उसके बाद 2 आपके क्या होंगे, आंग्ल भारतीय, और राज्यों से आपका जो 530 सीटें होंगी, और केंद्र शासित प्रदेशों से आपकी 20 सीटें होंगी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन करके आपका 2019 में आपका जो आर्टिकल, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 331 के तहत आपका जो संशोधन किया गया, और जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य आपके लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, उसको क्या किया गया, आपका समाप्त किया गया। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं वर्तमान में सीटों की संख्या पर, सीटों की संख्या के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी रह गई भैया, आपकी 543 आपकी सीटें हैं। अगर सबसे पहली चीज की यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बात करते हैं 500, यहाँ पर 552 आपकी 52 क्या होगी, अधिकतम सीटों की संख्या होगी। और उसके बाद अगर आप जिक्र करते हैं यहाँ पर 545, तो पहले 545 आपकी क्या थी, जो है वर्तमान में सीटों की संख्या होती थी। लेकिन 2019 के बाद से आपका जब अमेंडमेंट किया गया आपका जो लोकसभा में, वहां पर आर्टिकल जो 331 के अंतर्गत आपका क्या किया गया, आंग्ल इंग्लैंड नियम को समाप्त किया गया। तो अब आपकी जो वर्तमान में सीटों की संख्या आपकी क्या रह जाएगी, वहां पर 543 रहेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 543 में से, तो ये 543 में से आपकी जो है राज्यों से आपकी कितनी होगी, 524 सीटें आपकी राज्यों से होंगी। और उसके बाद आपका जो है यूनियन टेरिटरी से आपका कितना हो जाएगा, वहां पर आपके 19 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि राज्यों से सीटों की संख्या आपकी कितनी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी 524 हो जाएगी, और यूनियन टेरिटरी से आपका 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम जिक्र करते हैं दिल्ली से यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है दिल्ली में सबसे अधिक होगी, दिल्ली में, और आपका उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आपका क्या होगा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में आपका 2 होगा। यानी कहने का मतलब दिल्ली में आपका 5 होगा, और जम्मू कश्मीर में आपकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव में आपका क्या हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपका क्या किया गया, यहाँ पर इकट्ठा किया गया। तो पहले आपकी एक एक सीटें थी, लेकिन वर्तमान में आपकी कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटें। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आपके कितने हैं, एक एक हर जगह आपकी सीटों की संख्या। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं रिजर्वेशन, तो सबसे पहली चीज की रिजर्वेशन क्या होता है, यानी आरक्षण। आरक्षण आपका जो SC ST को, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो SC को और आपका जो है ST को, यानी अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को, वहां पर आपका जो आर्टिकल 330 के अंतर्गत आपका क्या बताया गया है, आपका आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया लोकसभा में। अगर आप बात करते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 300 आपका 330 के अंतर्गत। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीटों की संख्या, आपकी जो SC के लिए कितनी डिसाइड की गई है, वहां पर 84 सीटें, आपकी जो SC के लिए 84 सीटें। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर ST के लिए, तो ST की सीटें आपकी डिसाइडेड की गई है, वहां पर आपका बताया गया है कि ST की संख्या आपकी क्या होगी, 47। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 47। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं, तो जो सीटों का आपका जो है जो एक बेस होगा, या आप कह सकते हैं सीटों की संख्या का निर्धारण
किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली चीज की अगर आप जानते हैं यहां पर कि सीटों की संख्या का निर्धारण आपका जो एक बेस होगा वो क्या होगा, जनसंख्या के आधार पर। यानी आप कह सकते हैं कि एक जो बेस, एक जो आधार होगा वो आपका क्या होगा, जो भैया बेस होगा वो आपका क्या होगा, वो जो है जनसंख्या के आधार पर। या आप कह सकते हैं कि बेस क्या होगा भैया, जनसंख्या के आधार। यानी यहां पर बात आपकी स्पष्ट है कि जो आपके किसी भी पार्टिकुलर राज्यों से आपकी जो सीटों का आपका जो एक निर्धारण किया जाएगा लोकसभा में, उसका जो एक आपका बेस होगा क्या होगा, आपका जो पॉपुलेशन या जनसंख्या कह सकते हैं। अब उसके साथ साथ जो जनसंख्या का एक जो गणना की जाती है उसका आपका जो है वर्ष क्या होगा। यहाँ पर उसका आपका अगर जानते हैं कि वर्ष क्या होगा तो 1971 की आपकी जनगणना, यानी 1971 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा, जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा। और आपका ये बताया गया कि वहां पर 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2000 आपका जो 26 तक कोई भी आपका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी यहां पर आपका ये बताया गया कि 2026 तक सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार का आपका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर अब हम ये जानेंगे कि सदस्यों का आपका जो है चुनाव कैसे होता है। यानी आपका जो है इलेक्शन, आपका जो है मेंबर्स की इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, यानी सदस्यों का चुनाव। अब देखिए सबसे पहली चीज इलेक्शन ऑफ द मेंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन आपका किस तरीके से होता है, चुनाव किस तरीके से होता है, तो वो आप कह सकते हैं कि भैया प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, आपका जो चुनाव होता है और उसके बाद आपका जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित आपका जो मतदान होता है वो आपका क्या होता है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। और सबसे पहली चीज की आपका जो वयस्क की श्रेणी में पहले अगर बात करते हैं तो पहले क्या था, आपका जो 21 वर्ष था। अब बट यहाँ पर आपकी वर्तमान में क्या कर दिया गया, आपका 18 इयर्स कर दिया गया है। और इस पे चेंजमेंट कब किया गया, आपका जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 आपका जो है 89 के तहत क्या कर दिया, 21 वर्ष से कम करके आपका क्या कर दिया गया, वहां पर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मतदाता मतदाता आयु क्या है, पहले क्या थी भैया, पहले आपकी थी 21 ईयर थी। लेकिन अगर आप बात करते हैं वर्तमान में क्या है आपकी 18 ईयर्स है। अब अगर ये बात करते हैं कि 18 वर्ष आपका कब किया गया, तो आपका जो है ये आपका किया गया है आपका 61 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत। यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के अंतर्गत आपका क्या किया गया, संशोधन आपका किया गया। और पहले क्या थी आपकी, तो पहले आपकी थी 18, पहले 21 वर्ष थी और उसके बाद अब क्या कर दिया गया वहां पर
18 वर्ष आपका कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं और योग्यता के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहली चीज की क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। आपके लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, आपका जो वहां पर मेंबर्स के आपके जो सदस्यों की क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज की अगर आप बात करते हैं योग्यता, तो योग्यता का वर्णन आपका कहां पे किया गया, संविधान के आर्टिकल 84 में। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 में क्या बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया। अब योग्यता अगर आप बात करते हैं, तो योग्यता सबसे पहली चीज की भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता की बात करते हैं तो वहां पर 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो किस व्यक्ति को आपका जो अयोग्य माना जाएगा। अब ये चीजें आपका जो कहां पे वर्णन किया गया, इसका वर्णन आपका आर्टिकल 101 और 102 में आपका बताया गया है कि आपकी जो है यहाँ पर सदस्यों की आपका जो है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी आपका सबसे पहले चीज की किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि अयोग्यता या आपका जो है डिक्वालिफिकेशन। डिक्वालिफिकेशन का अगर आप बात करते हैं, इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 101 और आर्टिकल 102 में किया गया है। अब तो सबसे पहली चीज की आपका जो है यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली चीज की किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना, और दूसरी अगर बात करते हैं वो दिवालियाना। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो है जिस व्यक्ति को आपका जो अयोग्य माना जाएगा, आपका डिक्वालिफिकेशन आपकी क्या होंगी, वहां पर जब किसी व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा तो सबसे पहले चीज दिवालिया ना हो आपका जो है, और उसके बाद आपका जो पागल ना हो। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आर्टिकल 103 के अंतर्गत आपका ये बताया गया है कि आपका राष्ट्रपति आपका जो है वहां पर चुनाव आयोग की सिफारिश पर आपका क्या कर सकता है, सलाह पर आपका जो किसी भी सदस्य को निर्योग्य आपका जो है साबित कर सकता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपका क्या किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को आपका जो निर्योग्य माना जाएगा। बट वहां पर क्या कंडीशंस होंगी, कंडीशन आपका क्या होगा, आपका निर्वाचन आयोग की सलाह। यानी ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की सलाह, पर क्या माना जाएगा, वहां पर उस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा, या आप कह सकते हैं कि निर्योग्य माना जाएगा।
देखिए ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज की योग्यता के बारे में अगर आप जानते हैं तो वहां पर योग्यता के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के 84 में वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और यहाँ पर आपका जो सबसे पहली चीज की अगर आप अयोग्यता की बात करते हैं या आप कह सकते हैं निर्योग्यता की बात करते हैं, तब आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तब यहाँ पर आर्टिकल 101 के तहत और उसके साथ साथ आपका जो 102 के तहत आपका बताया गया किसी लाभ के पद पर ना हो और दिवालिया ना हो। और उसके बाद आपका जो निर्योग कौन आपका किसके द्वारा किया जा सकता है, वो भी आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा आपका क्या होगा, वहां पर निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, यानी कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को आपका माना जाएगा निर्योग्य माना जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत, 103 के अंतर्गत। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कि सबसे पहली चीज की एक आपका पहले क्या होता था, कोई भी आपका जो मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता था, लेकिन यहाँ पर एक दल बदल विरोधी कानून आया। यानी आपका कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आपकी जो 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची में आपका है क्या, यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून बताया गया है। और उसके तहत अगर आप बात करते हैं कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून को आपका जोड़ा क्या कब गया है, तो ये आपका जोड़ा गया है 52वें आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत आपका क्या किया गया, यहाँ पर आपका 10वीं शेड्यूल को जोड़ा गया। और वहां पर आपका जो सबसे पहली चीज की, सब पहले क्या होता था, कोई भी आपका जो है एमएलए या आपका एमएलसी आपका क्या करता था, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता था। लेकिन अब अगर कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो वो आपका जो है वो सदस्य के रूप में केवल रह सकता है, वहां पर एमएलए और आपका एमएलसी के रूप में नहीं जा सकता है। और वहां पर उसको ये पद आपका नहीं मिलेगा। अब उसका आपका जो सबसे पहली चीज की निर्णय की बात करते हैं कि निर्णय कौन लेता है, निर्णय आपका कौन लेगा भैया, वहां पर निर्णय आपका ले सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष आपका निर्णय ले सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जानते हैं फिर अगले पॉइंट्स की, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपका क्या बताया गया है, कार्यकाल के बारे में बताया गया। टेन्योर के बारे में बताया गया है, या आप कह सकते हैं कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल आपका क्या होता है, वहां पर आपका 5 वर्ष होगा। और लोकसभा के मेंबर्स का भी कार्यकाल क्या होगा, 5 ईयर का ही होगा। और अगर बात करते हैं आपका जो इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 83 में आपका बताया गया है। आर्टिकल 83 के सब क्लास सेकेंड में आपका क्या बताया गया, वहां पर आपका बताया गया है कार्यकाल। अब अगर हम बात करते हैं कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल 5 इयर्स का आपका कार्यकाल होगा। अब 5 इयर्स का कार्यकाल आपका लोकसभा का भी होगा और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल क्या होगा भैया, उनके सदस्यों का कार्यकाल भी आपका 5 ईयर ही आपका होगा। अब उसके पहले भी आपका लोकसभा के विघटन होने के कारण भी आपका क्या हो सकता है, लोकसभा का आपका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। थैंक्स। आज की क्लास में यही तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोकसभा के बारे में और भी चीजें जानेंगे और वहां पर हम जानेंगे किस राज्य से कितनी सीटें हैं, और उसके बाद आप पढ़ेंगे वहां पर कि इनको वेतन आपके क्या दिए जाते हैं और उनकी क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। और उसी क्रम में आगे टॉपिक पर आप पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।